अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं है तो सिविल सेवकों पर ठप्पा लग जाता है कौन सी पार्टी के हैं, और फिर उससे इंक्लूसिव ग्रोथ का खतरा बनता है कि वो होगी या नहीं होगी। मान लो बीजेपी का ठप्पा है, तो उसके बाद ये खतरा हमेशा रहेगा कि अगर कोई पार्टी किसी वर्ग विशेष को पसंद नहीं करती है तो वो कलेक्टर जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो उस वर्ग से न्याय करे या ना करे, किंतु परसेप्शन बनेगा कि न्याय नहीं कर रहा है। ये सब बाधाएं आएंगी। फिर अगर नेता उसी पार्टी का है तो उसको अवैध फायदा पहुंचाने का मामला आ सकता है। तो प्रशासन शासन को अवैध फायदा ना पहुंचाए, प्रशासन जनता के किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध काम करता हुआ ना दिखे। इन सब चीजों से बचने के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि प्रशासक राजनीतिक दलों से दूर रहे, उसकी निष्ठा केवल संविधान के प्रति हो, उतना काफी, किसी और के प्रति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये खतरा उसमें। अब देखिए 5-6 मूल्य एक साथ लेंगे। एक का नाम है पेशेंस, एक का नाम है परसिस्टेंस, और एक का नाम है परसेवरेंस, लगन। इन तीनों के निकटतम अगर 2 शब्द और लिखने तो एक शब्द है डिटर्मिनेशन और एक शब्द है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड, क्योंकि फोर्टिट्यूड पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है तो मुझे लगा कि ये भी साथ में निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इन सबको हिंदी में अगर कहने तो हम क्या कहेंगे, तो पेशेंस तो आप जानते हैं धैर्य होता है, और परसिस्टेंस को हम निरंतरता कह सकते हैं, परसेवरेंस के लिए लगन शब्द का प्रयोग हमने किया ही था पहले भी। डिटर्मिनेशन को क्या बोलेंगे बताइए? दृढ़ प्रतिज्ञा क्या? अच्छा मुझे कुछ बोला आपने, दृढ़ निश्चय। चलो ठीक है, दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, क्या लिखूं, निश्चय या संकल्प? मैं तो संकल्प लिखूंगा, जो करना कर लो आप लोग, क्योंकि मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है सोचने में। दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद है फोर्टिट्यूड। ये क्या होता है? आप में से कौन सेंस समझ पा रहे हैं इसके? हाथ खड़ा करें। अरे आप समझ पा रहे हैं क्या चीज? संघर्ष में लड़ने की क्षमता, बढ़िया है। हाँ, साहस के नजदीक तो है ही, करेज के आसपास ही है, जद्दोजहद नहीं। हाँ, इसका यूपीएससी ने अनुवाद सहनशीलता ही किया है। यूपीएससी ने इसका अनुवाद सहनशीलता ही किया है। क्या अनुवाद करें इसका? ऐसा कीजिए, सहनशीलता ही लिख लीजिए अभी के लिए, फिर समझ लेंगे क्या चीज है। यूपीएससी ने अनुवाद किया तो उसको हम ठीक मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब आप सोचो सहनशीलता इतनी देर तक इतना सहन किया, मुश्किल से फिर आ गई है सहनशीलता। सहनशीलता ही सहन नहीं हो रही, तो वो सहिष्णुता थी, है ना। टॉलरेंस और फोर्टिट्यूड अलग चीजें। एक वाक्य में कहना हो, अपने विरोधी विचारों को सह लेना सहिष्णुता है, विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना, टिके रहना, शांत रहना, यह फोर्टिट्यूड है। तो फोर्टिट्यूड विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता है और सहिष्णुता विपरीत विचारों को सहने की क्षमता है। इस सेंस में आप इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं धैर्य से और फिर समझते हैं कि इन सारे मूल्यों का महत्व क्या है। तो जब मैं ये टॉपिक समझाता हूं ना, तो मैं कहता हूं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक मूल्य अपने भीतर ले आना हो तो वो मूल्य है, नहीं सहनशीलता नहीं है, वो है परसेवरेंस, लगन। मतलब बाकी मूल्य भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बनने के लिए, सफल होने के लिए, जैसे इंटीग्रिटी होगी तो आप सफल कितने होंगे नहीं पता, अच्छे हो जाएंगे। तो आपको शानदार इंसान बनना है तो इंटीग्रिटी, और सफल होना है तो परसेवरेंस, इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इंटीग्रिटी प्लस परसेवरेंस, इनके कॉम्बिनेशन को हम मान सकते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सवाल था कि व्यक्ति सफल कैसे होगा। सफलता की खोज में एक कंसेप्ट आया आईक्यू, कि जिस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है वो बाकी व्यक्तियों से ज्यादा सफल होगा। और आईक्यू का बेसिक मतलब क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी जिसके अंदर ज्यादा है, कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर ज्यादा है। तो आईक्यू का मतलब था लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसके अंदर ज्यादा है वो व्यक्ति सफल होगा। लंबे समय तक ये मान के सारा समाज चलता रहा, पश्चिम के लोग भी चलते रहे कि उनको फार्मूला मिल गया है। लेकिन 1980 के आसपास जब एटीसी में हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो ये माना गया कि एक इंटेलिजेंस काफी नहीं है, बहुत तरह की इंटेलिजेंस है और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। किसी किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए सोशल इंटेलिजेंस चाहिए, कहीं इंटरपर्सनल, कहीं इंट्रापर्सनल, अलग अलग चाहिए। मोदी जी में कौन सी सबसे ज्यादा है? लॉजिकल मैथमेटिकल है या इंटरपर्सनल है? इंटरपर्सनल है। एक स्पेशल भी घूमते रहते पूरी दुनिया में, तो उनको आइडिया हो गया होगा ना। अब फ्लाइट से समझ जाते कौन से देश में उतरने वाले हैं, तो इतना आइडिया हो गया होगा। तो बेसिकली उनके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो इसलिए एक गोल आदमी ने कहा कि नहीं, आईक्यू नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका नाम क्या था? डेनियल गोलमैन। और भी कुछ लोगों ने कहा, लेकिन डेनियल गोलमैन ने सबसे बुलंद आवाज में कहा। इसकी बात लोगों ने सुनी, कहा तो सेलोवी और मेयर ने भी था, लेकिन इसकी बात सुनी लोगों ने ज्यादा। और इसने कहा ना, इसका कहना है कि सफलता में 85% के आसपास योगदान होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और आईक्यू का योगदान तो बहुत कम होता है। इसी किताब का शीर्षक ही है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाई डज इट मैटर मोर देन आईक्यू। यह आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो दुनिया भर में एक मामला हो गया भाई, ईआई जो है वो आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में सफल होने के लिए, और इस सिद्धांत की प्रमुख प्रतिपादक डेनियल गोलमैन है।
उन्होंने साबित किया बहुत सारे एग्जाम्पल से। उनका मानना यह भी है कि महिलाओं में ईआई पुरुषों से ज्यादा होती है। इस पर कई लोगों को मतभेद है, कई लोग नहीं मानते इस बात को। जैसे एम्पैथी के मामले में तो ये बात सही है कि महिलाओं में एम्पैथी पुरुषों से ज्यादा आमतौर पर होती है, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल के मामले में कई लोग मानते हैं कि इसमें पुरुष महिलाओं से ज्यादा सफल होते हैं। अच्छा, जब भी मेरे पुरुष महिला तो बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, सारी महिलाएं जैसी नहीं होती, एवरेज बात करते हैं, सामान्यतः औसत रूप से। तो मैं आपसे दो वाक्य पूछता हूं, अपनी अपनी मम्मी, चाची, ताई, मामी, फूफी उन सबको दिमाग में रख के और फिर उन सबके पति को दिमाग में रख के बताइएगा क्या सच है। पहला, एम्पैथी यानी दूसरे की मनस्थिति को समझने महसूस करने की क्षमता आपके घरों में महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में ज्यादा है? महिलाओं में ज्यादा है, मतलब लेकिन एवरेज, औसतन। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं हमारे घर में पुरुषों में ये क्षमता ज्यादा है, दूसरों की मनस्थिति को समझने की, भांपने की क्षमता? ऐसी एक लड़की वहां बैठी है कोने में, एक लड़की ये बैठी है, दो, एक आप हैं, तीन वोट पड़े हैं, तीनों लड़कियों के पड़े हैं, चौथा वोट भी लड़की का है, एक लड़का मिला फाइनली। चलो, ये मैं जानबूझ के लिंग विभिन्नता इसलिए सूचित कर रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि बाप की और बेटी का जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग अलग ही किस्म की होती है। और जब भी कोई लड़की कहती है ना कि जो बात पुरुष समझ सकते हैं, वो दरअसल बाप को ध्यान में रख के बोल रही होती है, किसी और पुरुष को ध्यान में रख के नहीं बोल रही होती है। तो बेटी का पिता के प्रति एक विशेष लगाव, इसको मनोविज्ञान में, शास्त्रों में नहीं, मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है। सीधी भाषा में कहें तो बेटी की पहली मोहब्बत बाप होता है और बेटी की पहली मोहब्बत माँ होती है। इसलिए किसी बेटी का ये महसूस करना कि मेरे पापा ज्यादा समझते हैं, नॉर्मल बात है ना। हम केवल एक खास संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर किसी लड़की को ये लगता हो कि उसके पापा उसके अलावा भी समाज में अन्य व्यक्तियों की वेदनाओं को, मनस्थितियों को उसकी मदर की तुलना में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तब ये सिद्धांत बनेगा कि पुरुषों में ये क्षमता ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली ये बात मानी जाती है कि महिलाओं में ये क्षमता औसतन पुरुषों से ज्यादा है। वोटिंग नंबर 2, अब आप बताएं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के मामले में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, किंतु आंख से, मतलब गुस्सा झलकना नहीं चाहिए, आंख लाल नहीं होनी चाहिए, अंगारे नहीं आने चाहिए आंख के अंदर। बहुत दुख हो रहा है किंतु आंख से आंसू टपकना नहीं चाहिए, आवाज भररानी नहीं चाहिए। इस मामले में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के मामले में महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा बेहतर कौन है? पुरुष है। आप में से कितने लोग कहना चाहिए कि नहीं मेरी मम्मी ज्यादा स्ट्रांग है इस पापा की तुलना में, कंट्रोल कर लेती हैं? ऐसा एक वोट आया, देखिए, नहीं 3 4 5 6 हो गए, गुड गुड गुड। तो अब बात तो है, सामान्य बात है, हम तो बात करेंगे ज्यादा क्या दिखता है। हंसने की बात नहीं है, मनोविज्ञान गणित नहीं होता कि गणित जैसे इसमें नियम बनेंगे कि हर त्रिभुज उसमें मतलब 3 रेखाएं होंगी और वो कुल इतने कोण का होगा, वो नियम यहां नहीं चलते हैं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के नियम ये होते हैं कि अमूमन ऐसा होता है, इसके अपवाद हो सकते हैं। और कितने लोग मानते हैं कि हाँ हमारे पिता में हमारी माता की तुलना में इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता ज्यादा है? देखिए मोदी लहर चल पड़ी है, देखिए इतने में तो मोदी जी यूएन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, इतनी लहर चल पड़ी। तो इससे थोड़ी कम लहर चली भारत में, इसलिए केवल भारत के ही हो पाए अभी तक। तो इसका मतलब डेनियल गोलमैन का ये दावा कि महिलाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, इस पर कुछ सवाल लग सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ क्वालिटीज, और उनमें से कुछ क्वालिटीज पुरुषों में ज्यादा हो सकती है, कुछ क्वालिटीज महिलाओं में ज्यादा हो सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि IQ, EI सब बच्चों वाली बातें हैं। जीवन में अगर सफल होना है तो चाहिए SI, सब इंस्पेक्टर। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस का एक नया प्रकार कुछ लोगों ने आजकल छोड़ दिया है, अखबारों में इसका जिक्र आना शुरू हो गया है। अभी एकेडमिक बुक्स में नहीं आया है, पर अखबारों में, पब्लिक डिस्कशंस में ये शब्द आने शुरू हो गया। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसके पास ये होगी वो जितना सफल, सार्थक, शांत और कंटेंट। ठीक है, सफलता का असली पैमाना ये है कि मैं अपनी नजरों में कितना सफल हूं, ना कि दूसरों की नजरों में कितना सफल हूं। इसलिए कई लोग IAS बनते हैं, कार्ड मिल गया नागालैंड, इतना दुखी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। IAS बने, जिसको दिखाना था, गांव के डमरू को दिखाना था, डमरू नागालैंड आ नहीं सकता। अब डमरू को टिकट भेजी कि आओ आके देखो मैं कैसा हूं यहाँ पर, तो संतोष नहीं मिल रहा, क्योंकि इस व्यक्ति की नजर में सफल होने का मतलब दूसरों की नजर में सफल होना है, ना कि अपनी नजर में होना है। अपनी नजर में सफल होने को बोलते हैं कंटेंट फील करना, कंटेंट होना, आत्मपूरित होना, आत्मसंतुष्ट होना। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि अगर जीवन का उद्देश्य है, और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मसंतोष, कि आपको अच्छा लगे, जीना अच्छा लगना चाहिए, और 2-4 साल की चकाचौंध के बाद अंततः आपको अच्छा लगे कि आप जीवन ठीक जी रहे हैं, यही तो उद्देश्य है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से आता है। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो वो, ईश्वर को नहीं मानते तो प्रकृति, संपूर्णता, इस पूरे ब्रह्मांड, इस जगत की संपूर्णता जो है, उस संपूर्णता के साथ संबंध महसूस करने की ताकत, की जो टोटलिटी है, उसके साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशन है। और वो कॉग्निटिव लेवल पर नहीं, वो इमोशंस के लेवल पर आपको महसूस होने लगे, आपके एक्शंस में झलकने लगे, तो हम कहेंगे व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व व्यक्ति है, आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा विकसित व्यक्ति है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो पूछेंगे नहीं, लेकिन कभी इंटरव्यू में बताना चाहिए, अपने आंसर में जिक्र करना चाहिए, कर दें। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि परसिस्टेंस कोशिएंट या परसेवरेंस कोशिएंट ये सबसे बड़ा फैक्टर है जीवन में सफलता का, और मुझे लगता है कि ये बात काफी हद तक सही भी है। परसेवरेंस कोशिएंट या परसिस्टेंस कोशिएंट, इससे बड़ा फैक्टर कोई नहीं है। और इस कोशिएंट का मतलब होता है लगातार धैर्य और निरंतरता के साथ अपने उद्देश्य में लगे रहने की क्षमता। तो एक निरंतरता हो, लगन हो, तो आप जो सफल होते हैं उस सफलता की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं,
किंतु सफलता अगर तुक्के से नहीं मिली है तो उसकी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत भारी कीमत चुकानी होती है। अच्छा, नया आदमी सोचता है कि यार क्या है, तो ऐसे ही है, लेकिन उसके पीछे की लंबी संघर्ष यात्रा का अपना मूल्य है। और इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पर उसके लिए लगातार मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है। और इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ क्लास में भी, आईएएस बनने में वही सफल होगा जिसके अंदर परसेवरेंस होगी। इंटेलिजेंस थोड़ी कम चल जाएगी, ईक्यू ईआई थोड़ा कम चल जाएगा, परसेवरेंस कम है तो नहीं बन पाएंगे। और जो लोग हर महीने एक रात को अचानक उछलते हैं आईएएस बनने के लिए, कुकर की भाप भर गई, ढक्कन की तरह उड़े अचानक, आईएएस बनना है, आज ही रात को बनना है आईएएस, और उसके बाद अमानवीय टाइम टेबल बनाते हैं अपना, जो 4 घंटे चलते चलते दम तोड़ देता है, और उसके बाद मामला टाइम फिर 1 महीने तक शांत पड़े हैं, फिर किस दिन खून गर्म हुआ, अचानक आईएएस बनने बैठ गए उस दिन, और मार्क्स टारगेट ये इंटरव्यू 250 नंबर, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय 350 नंबर, जीएस 550 नंबर, और आईएएस टॉपर से 200 नंबर ज्यादा स्कोर। और फिर पढ़ना शुरू, सुबह 4 बजे पढ़ेंगे और उसके बाद दिन में 21 घंटे का बना लिया पढ़ने का, अमानवीय किस्म का टारगेट बना लेते हैं। हाँ, और होगा क्या, एक दिन होते थे छोड़ो यार ऐसे ही ठीक था, छोड़ो, इसको बोलते हैं बहुत तेजी से उठने वाला जोश, उतना ही तेजी से मर जाता है। एक साहित्यकार से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा। क्या इस्तेमाल किया, वो क्रांतिकारी बनना है ना, तो तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा चाहिए, घृणा चाहिए व्यवस्था से, और भावनात्मक नहीं, बौद्धिक घृणा चाहिए, उबलने वाली नहीं, शीतल घृणा चाहिए, शीतल घृणा, और तीव्र भी होनी चाहिए, बेचैनी भी हो। तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा अगर है तो क्रांतिकारी बन पाओगे, वरना क्रांतिकारी बनना किसी की बस की बात नहीं है। ठीक उसी तर्ज पे अगर कहें, अगर बनना है आईएएस, तो लंबे समय तक धीमी गति में, मंद मंद गति में चलने वाला मोटिवेशन, एनर्जी, आत्मविश्वास, संकल्प, पढ़ने की इच्छा, और सफल होऊंगा ही होऊंगा ये भरोसा, अगर ये सब धीमी और मध्यम गति में चलता है लगातार, तो बनेंगे आईएएस। आईएएस बनना, सीएम बनना, पीएम बनना, कुछ भी बनना, कुछ भी बड़ा हासिल करना, उद्योगपति बनना, कोई बढ़िया एनजीओ चलाना, कैलाश सत्यार्थी बनना, ये सब ऐसे नहीं होता है। लंबे समय के सस्टेन्ड मोटिवेटेड एफर्ट चाहिए होते हैं। कुछ भाव समझ में आ गया क्या है? अब इन सबको समझते हैं क्या क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सफल होने के लिए कौन सी 2 चीजें चाहिए जीवन में, या एक चाहिए परसेवरेंस, परसेवरेंस में बाकी सब शामिल हो जाएगा। शानदार इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? इंटीग्रिटी। सफल इंसान बनने के लिए परसेवरेंस। कायदे की बात करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। ये हो गया डेडली कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, परसेवरेंस। अगर ये 3 चीजें आ गई तो उसके बाद कोई माइकल लाल आपको बड़ा इंसान बनने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 गुण एक किले की तरह आपकी रक्षा करेंगे। धैर्य, धैर्य क्या होता है? देखो, धैर्य का मतलब सिंपल क्या होता है? धैर्य का संबंध है टाइम से, समय से। सही समय का इंतजार करने की क्षमता, सरलतम भाषा में कहूं, सही समय तक इंतजार करने की क्षमता। इसे टाइम फैक्टर बहुत काम आता है, समय। अच्छा, सही समय तक इंतजार करना है, ये कब कब जीवन में आ सकता है? 2 स्थितियों में आ सकता है। एक तो आ सकता है कि आप किसी ऐसे उद्देश्य के पीछे चल रहे हैं जिस उद्देश्य को हासिल करने की प्रक्रिया ही बहुत लंबी है, ठीक? तो एक तो हो सकता है दूरगामी उद्देश्य, जैसे आपने आईएएस का उद्देश्य चुन लिया। अब ये उद्देश्य दूरगामी है, ये ऐसा नहीं कि कल रात को मन हुआ सुबह आईएएस बन गए, है ना? इसमें तो आपको तैयारी करेंगे 1-1.5 साल, उसके बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम भी जिस साल शुरू होगा उससे अगले साल खत्म होगा, फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग 6 महीने बाद शुरू होगी, फिर 2 साल ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद जाके पोस्टिंग मिलेगी। पूरी 5 वर्षीय योजना है। पहले बार में सफल होंगे तो 5 वर्षीय योजना है। तैयारी शुरू करने से अपनी फील्ड में जॉब में जाने तक का समय 5 साल का समय मिनिमम है इसमें। मैं ट्रेनिंग के 2 साल मिला के बोल रहा हूँ। उसमें पहली बार में सिलेक्शन होने की संभावना आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं होती है, रेयर ही है, यानी कि समय और चाहिए, तो पेशेंस चाहिए। और दूसरा धैर्य कब चाहिए? कठिन समय में चाहिए, कठिन समय में। अगर इन दोनों बातों को मिला के कह दिया जाए, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्रक्रिया में या किसी कठिन समय में सही समय का इंतजार करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं। बाकी समझ गया? आप नोट कर लेंगे अपने आप ना। तो किसी दूरगामी उद्देश्य की प्रक्रिया में या किसी कठिन समय में सही समय का इंतजार करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं या पेशेंस कहते हैं। सो सिंपल। इन्हीं में से एक पक्ष को अगर ले लेंगे, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या है? ये वो सहनशीलता है जो कठिन समय में, कठिन समय या कठिन संघर्ष में, भाई कठिन समय कठिन संघर्ष किसके जीवन में नहीं आते हैं? आते हैं कभी ना कभी। अब आप उस समय चिल्लपो मचाते हैं, जमीन पर लेट लेट कर रोते हैं, गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, या शांति से झेल लेते हैं उसको। तो कठिन समय या संघर्ष को शांति के साथ और साहस के साथ, शांति और साहस के साथ
झेलने की क्षमता। इस समय राहुल गांधी को कौन सा मूल्य चाहिए सबसे ज्यादा? फोर्टिट्यूड चाहिए। उनको लगता है मेरे ही समय में मोदी कहा आ गया, कोई और तब देख लेते ये आदमी इसी टाइम पैदा होना था, ऐसा मन में आता होगा। और दिल्ली के इलेक्शन के समय मोदी जी को लगता होगा कि केजरीवाल इसी समय काहे पैदा हो गया, पूरे भारत में हमारा अश्वमेध ये घोड़ा दौड़ रहा है आराम से, यहीं आके फंस जाता है बार बार। तो लगता होगा उनको भी, तनाव तो होता ही होगा। तो फोर्टिट्यूड भी सहनशीलता है, धैर्य के नजदीक है, किंतु इसका संबंध इसमें यह नहीं है कि लंबा उद्देश्य है, समय लग रहा है, वेट करना, वो नहीं। कठिन चुनौतियां आपके सामने, बहुत कठिन समय चल रहा है, और उस कठिन समय को पूरे साहस के साथ झेलना। जैसे राजा पूछे दूसरे राजा से, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? और दूसरा राजा बोले वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने पोरस से पूछा क्या सलूक करें? पोरस ने कहा जो राजा को राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर यूनान से आया था, उसको पंजाबी बोलनी नहीं आती थी। पोरस पंजाब के इलाके में था, उसको ग्रीक नहीं आती थी। ये हुआ कैसे समझ नहीं आता, पर दुनिया भर कहती है कि ऐसी बातचीत हुई और हम तुमसे परेशान है, बात हुई कैसे? तो पहले ये बताओ कि धैर्य और फोर्टिट्यूड में अंतर समझ में आ गया? ठीक, चलो। वो जो शेर था ना, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, वो इस पे अप्लाई होता है फोर्टिट्यूड पर, कि मैंने बहुत कठिन संघर्षों को झेला है सीने पर तमगे की तरह, इसलिए उसका महत्व जो है वो फोर्टिट्यूड है। चलो अब आ जाओ परसिस्टेंस पे आ जाओ। देखो धैर्य में होता है केवल समय का इंतजार करना, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, यह है धैर्य। ठीक, जैसे कोई बच्चा है 19 साल का, शादी करने को बेकरार हो रहा है, वैसे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा जब तक 21 के ना हो जाओ इंतजार 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 करो। इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। ये नहीं करना है कि किसी ने शादी करनी है उसके लिए वो विशेष रूप से कुछ प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं, केवल 21 का होना है, बस इंतजार करना है। निरंतरता में क्या होता है कि पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स, ये फार्मूला है, एकदम एकदम केमिस्ट्री का फार्मूला टाइप का है। पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स इक्वल्स टू परसिस्टेंस। अर्थात परसिस्टेंस निरंतरता में पेशेंस तो है ही, पेशेंस तो है ही है इसके अंदर, साथ में एक चीज और भी है, उसका नाम है सस्टेन्ड एफर्ट। सस्टेन्ड एफर्ट का मतलब है प्रयास की निरंतरता। किसी, अब देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें कठिन समय वाली बात हटा देंगे, इसमें सिर्फ ये आ जाएगा उद्देश्य में, किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करने की क्षमता, यह है परसिस्टेंस। इन सबको लिखते रहिए आप, जिस भाव से देख रहे हैं कि देखा और दिमाग में छप गया ना, बाद में सब गायब हो जाता है ना। किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहने की क्षमता, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस में पेशेंस के साथ साथ एक पक्ष और जुड़ गया है, निरंतर प्रयास। ठीक, अब परसिस्टेंस और परसेवरेंस में भी संबंध वैसा ही है। तो परसेवरेंस क्या है? परसेवरेंस का मतलब है परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन। परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला याद रखिए, सारी कहानी याद रहेगी। सस्टेन का मतलब है निरंतर, सस्टेन करना, निरंतरता बनाए रखना। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? आत्म अभिप्रेरणा, आपको विश्वास भी कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए। तो फिर से वापस आ जाओ वहीं से, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, प्रयास की निरंतरता और आत्मविश्वास को बनाए रखने की क्षमता, यह है परसेवरेंस। तो परसेवरेंस और परसिस्टेंस लगभग जुड़वा बहने हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, थोड़ा बहुत अंतर इनके बीच में है, मोटे तौर पर बात एक जैसी है, इनमें बहुत अंतर नहीं है। अच्छा लगा? फिर से बोल दें, लीजिए इरशाद, फिर सुनिए आप इसको, सुनिए। ये कहा है किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य, निरंतर प्रयास तथा आत्मविश्वास बनाए रखने की क्षमता को लगन कहते हैं। अब एक शब्द है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है? और यदि डिटर्मिनेशन को जोड़ना हो इनमें से किसी से, किससे जोड़ेंगे? तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है, अगर एक वाक्य में कहूं, डिटर्मिनेशन एक मानसिक स्थिति है जो व्यवहार में आती है तो परसिस्टेंस बन के आती है। डिटर्मिनेशन क्या है? मुझे आईएएस बनना है, बनना है, बनना है, पढ़ूंगा नहीं अलग बात है, बनूंगा तो आईएएस बनूंगा, बात नहीं करूंगा, आईएएस बनना है, बनना है, तो पढ़ाई तो कर लो, पढ़ाई नहीं करेंगे यार, बनेगा आईएएस। डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति सामान्यतः प्रयास भी करेगा। तो परसेवरेंस या परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस जो है इसका जो मानसिक हिस्सा है वो है डिटर्मिनेशन। तो जब तक आदमी केवल मानसिक स्तर पे ही हिचकोड़े खा रहा है तो बोलेंगे डिटर्मिनेशन तो है भैया के अंदर, दीदी के अंदर, लेकिन अभी परसिस्टेंस नहीं है। तो डिटर्मिनेशन जब निरंतर प्रयास के रूप में आ जाती है तो बन जाती है परसिस्टेंस, और जब तक मानसिक संकल्प के रूप में है तब तक होती है डिटर्मिनेशन। बात स्पष्ट हो गई? इनमें से कोई भी मूल्य पूछेंगे, आंसर बता देंगे? चलिए अब ये बताएंगे परसेवरेंस को जीवन में कैसे डेवलप किया जा सकता है, हाउ टू डेवलप परसेवरेंस।
परसेवरेंस का विकास कैसे करें। ठीक है, 5-6 बातें छोटी छोटी मानी जाती हैं, तो उन सबका अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, इसका एक हिस्सा होता है मोटिवेशन का, एक हिस्सा होता है सस्टेन्ड एफर्ट्स का। तो आप कह सकते हैं कि एक तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और दूसरा जो अपना एफर्ट वाला हिस्सा है उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में, ऐसा नहीं कि एकदम अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपना पीयर ग्रुप यानी मित्र समूह ऐसा चुने जो मोटिवेट करता हो, ना कि डिमोटिवेट करता हो। ये अच्छा पता क्या है, पीयर ग्रुप और आप एक ही उद्देश्य में ना लगे हों, वरना पीयर ग्रुप तनाव में रहता है। दोस्त का फेल होना दुख देता है, किंतु दोस्त टॉप कर जाए तो गहरा दुख होता है, तो ज्यादा गहरा दुख होता है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका रूममेट आईएएस टॉपर बन जाए और आपका सिलेक्शन ना हो? अच्छा, ये आसान करते हैं, अगर आपके रूम से एक ही सिलेक्शन होना हो तो आप में से कितने लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरे दोस्त से कर देना, मेरा मत करना? कोई भी नहीं? हाँ, चलो, कितने लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान अगर हमारे रूम से पहला और दूसरा रैंक आना है तो मेरे दोस्त को पहला रैंक देना, मुझे सेकंड रैंक देना। ढिंडोरा मत पीटो, टाइम आएगा तो सबसे ऊपर रहोगे आप ही में, अगर ऐसा हो गया ना। चलिए चलिए चलिए, तो पहली बात पीयर ग्रुप प्लस पेरेंट्स। इसके बाद एक तरीका होता है मोटिवेशन की, डायरी लिखना। बस ये ध्यान रखना डायरी कैसी लिखनी है। अच्छा, मोटिवेशन वाले में इमोशंस का रोल रहता है ना, ये बहुत विश्लेषणात्मक नहीं होती। अगर आपको मोटिवेशन मेंटेन करने की डायरी लिखनी है, थोड़ा बहुत उसमें उत्साह का फर्क आना चाहिए, एक शेर शायरी आती रहनी चाहिए, कौन कहता है आसमा टाइप से, है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, उस तरह का एक बीच में गीत फेंकते रहो तो उससे मोटिवेशन लेवल ऊंचा रहता है। फिर एक हो सकता है मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ना, आत्मविश्वास देने वाली जो भी चीजें हैं। लिटरेचर हो सकता है, फिल्में हो सकती हैं, और केस स्टडीज हो सकती हैं, रोल मॉडल्स की कहानियां हो सकती हैं। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है तो किसी आईएएस ने शानदार काम किया हो, उसकी कहानी पढ़ी, आपको पढ़ के बहुत मोटिवेशन महसूस होगा। स्पेशली ऐसे रोल मॉडल जिन्होंने बहुत कठिन स्थितियों में सफलता अर्जित की, उनकी कहानियां पढ़ना एक अच्छा मोटिवेशन का माध्यम हो सकता है। ठीक है, इन सब का प्रयास कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर स्पीकिंग कर लीजिए, वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ऑडियंस मान के उसको भाषण दे पूरा विस्तार में, तुझे आईएएस बनना होगा चिंटू, आईएएस बनना होगा, खा कसम की आईएएस बनेगा। तो शीशे के अंदर बोलता है बनूंगा मैं आईएएस, और इस तरह से 5-8 मिनट का सेशन होता है, बाहर लोग कान सुनते रहते क्या चल रहा है अंदर, और इस तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, ये जो मिरर स्पीकिंग है, मोटिवेशनल, ये जो डायरी राइटिंग है, इन सबके लिए एक शब्द चलता है ऑटो सजेस्टिव मोड, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था। ऑटो सजेस्टिव मोड का मतलब है खुद को लगातार सजेशन देते रहना। इसका एक तरीका और होता है, कुछ लिख लिख के मिटा दिया, डायरी में लिखा, कागज पे लिखा, फाड़ दिया, ये सब भी एक अच्छा तरीका इसका माना गया है। तो नोट राइटिंग जैसा, इसलिए किसी व्यक्ति के चरित्र को समझना हो तो रजिस्टर का आखिरी पेज देखो, क्योंकि शुरुआती पेज से कॉग्निशन समझ में आएगा सिर्फ। ऑटो सजेस्टिव मोड, और इसे साथ में लिखे नोट राइटिंग। नोट राइटिंग मतलब नोट छोटे छोटे लिखते रहना, जो खुद को आत्मविश्वास दिलाने के लिए होते हैं, उसको बोलते हैं नोट राइटिंग। और ऑटो सजेस्टिव मोड मनोविज्ञान का बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसका इस्तेमाल मोटिवेशनल स्पीकर्स खूब करते हैं। चलिए, यहां तक की कुछ बातें स्पष्ट हो गई आप लोगों को। एक तरीका और माना जाता है कि अगर आप चाह रहे हैं मोटिवेशन ना, तो ऐसे व्यक्तियों से लगातार मिलना जो आपकी जैसी परिस्थितियों में हैं, और आप मतलब बैकग्राउंड भी आपकी जैसी है, सपने भी आपके जैसे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से मिलने से संभावना बनती है कि क्योंकि संघर्ष एक जैसा है, तो देखिए समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों से मिलना जुलना, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों से मिलना, मिलते रहना, मतलब बीच बीच में एक छोटा मोटा कंपटीशन अगर रहे ना, तो उससे मोटिवेशन हाई रहता है। तो मोटिवेशन में एक चीज और लिख लीजिए, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सीमित प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में रहना। असीमित ना हो जाए, पता लगा रात दिन उसको हराने में लग गए, भूल गए क्या करने आए थे। मिल्खा सिंह था, चप्पल लेने के आगे निकल गया, याद है ना। तो प्रतिस्पर्धा कई बार दिमाग में आती है कि मूल उद्देश्य भूल जाता है आदमी, उससे आगे निकल गया, फर्स्ट आ गया, जबकि लेनी चप्पल थी उससे। ये जो लिखा है ना, इसको लिखा लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सीमित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में रहने का सरल मतलब यह है, रूममेट से कॉम्पिटिशन कर लो कि तेरे प्रीलिम्स में 82 नंबर आए, मेरे 81, अब अगली बार देख तू। अब इस चक्कर में आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, वो भी जोर से पढ़ रहा है, दिन पढ़ते जा रहे हैं, अगली बार दोनों 88 आ गए, दोनों फेल हो गए, लेकिन दोनों 88 नंबर पे हैं। लेकिन एक कंपटीशन चल रहा है, अगली बार, अब अगले मॉक टेस्ट में दोनों 95 पे, अगली बार दोनों 105 108 नंबर ले लिए। ऐसा जो कंपटीशन है, सीमित कंपटीशन, ये आपके मोटिवेशनल लेवल को हाई बनाए रखता है, इसका फायदा उठाना चाहिए। या करते भी हमें थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, इसका फायदा होता है। चलिए, ऐसा कहते हैं कंपटीशन इंप्रूव्स क्वालिटी टू ए सर्टेन एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक क्वालिटी इंप्रूव करता है, उसके बाद चीजें बर्बाद कर देता है। अब जो दूसरा पक्ष है, या एक अगर इसमें बात होता हो ना, तो आप जीवन में जो भी करना चाहते, जैसे आईएएस बनना है आपको, अपने उद्देश्य की महानता में विश्वास बनाए रखना, जो भी आपका उद्देश्य है। अगर आप अपने उद्देश्य को लेकर कन्विंस नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। ये विश्वास रहे कि आपका उद्देश्य बहुत ऊंचा है, तो मोटिवेशन स्वभावतः ऊंचा रहेगा। और उसके लिए क्या अच्छा तरीका होता है, जैसे आईएएस बनना है तो बहुत महान 2-4 आईएएस लोगों की जीवनियां पढ़ते रहिए,
या अदर सिविल सर्वेंट्स, श्रीधरन की जीवनी पढ़ लीजिए, किरण बेदी की जीवनी पढ़िए, जिसने लिखा आत्मकथा लिखी, अब्दुल कलाम ने लिखी, जो एक सेंस में सिविल सर्वेंट जैसे पद पे थे, बाद में राष्ट्रपति हो गए। तो इस सबसे एक सस्टेन मोटिवेशन की स्थिति बन जाती है। अब दूसरे पक्ष पर आइए कि आप अपना एफर्ट कैसे करें। एफर्ट के लिए सबसे पहली चीज होती है प्लान्ड एफर्ट, प्लानिंग। अगर आप चाहते हैं कि लंबा उद्देश्य हासिल कर ले तो लंबे उद्देश्य की सबसे पहली शर्त है कि आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। एक मनोविज्ञान का बल्कि मैनेजमेंट का गुरु था लुई एलन नाम का, उसने कहा प्लानिंग मींस द हाफ वर्क इज डन। कई लोग आधा ही काम करते हैं, प्लानिंग कर लिया, आधा काम हो गया, फिर चले जाते हैं वापस वहां से। तो आधा काम तो अच्छी प्लानिंग से ही खत्म हो जाता है। फिर प्लानिंग में कई लोग क्या करते हैं, वही अमानवीय टारगेट्स रखते हैं। तो दूसरी बात है अचीवेबल टारगेट्स। अचीवेबल टारगेट्स, उपलब्ध होने योग्य उद्देश्य, ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए जिनको हासिल किया जा सकता हो, और यदि वो हासिल हो ही नहीं सकते तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक। और ये जो उद्देश्य आप तय करेंगे, ये उद्देश्य भी ना हायरार्की में होंगे। छोटे उद्देश्य, छोटे, मंझले और बड़े उद्देश्य, मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अल्पकालिक करिए, छोटे से बात लग रही है कि छोटा सा कुछ उद्देश्य तय कर लिया है। अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों में बंटवारा। मैंने तो ये फील किया कि जिसकी प्लानिंग ठीक है और थोड़ा बहुत उसके अंदर सस्टेन करने की क्षमता है, सिविल सर्वेंट बनना बहुत आसान काम है, कुछ खास दिक्कत है नहीं। कैसे? इसकी प्लानिंग कैसे होगी? जो 3 शब्द लिखे, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये होगा जैसे आपको आईएएस एग्जाम देना 2021 में, सही बात है क्या? 22 में देना है, 20 में देना है, ठीक है। तो 2020 में आपको एग्जाम देना है, 2020 में एग्जाम देना है। तैयारी आप 1 साल से कर रहे हैं, लगभग 6 महीने 1 साल से कर रहे होंगे कम से कम, और पहले से करें तो और अच्छी बात है। अब क्या है कि 2 साल हैं, शुरू से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2020 में 31 मई को प्रीलिम्स है, सितंबर के एंड, अक्टूबर की शुरुआत में मेंस हो जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्लानिंग का मतलब है कि आपको हर स्टेज पर किस दिन किस स्थिति में होना है पहले दिमाग में स्पष्ट हो, और फिर अभी से लेकर तब तक कैसे कैसे सब चीजें इस तरह से हो जाएं कि किसी भी स्टेज में दिक्कत ना आए। मेंस का एग्जाम देने के समय तक इंटरव्यू की उतनी तैयारी हो चुकी जितनी उस समय तक जरूरी है, बाकी उसके बाद देख लेंगे। प्रीलिम्स देने तक मेंस की उतनी तैयारी हो चुकी हो जितनी जरूरी है, बाकी जो 4 महीने में देखी जा सकती है वो तब देख लेंगे। और प्रीलिम्स की तैयारी इस तरह से हो जाएगी कम से कम वो तो नहीं मिस हो। तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई आखिरी 2 महीने केवल प्रीलिम्स पढ़ना है। उससे पहले प्रीलिम्स रोज 4 घंटे पढ़ते रहेंगे या 6 घंटे पढ़ेंगे, और 4 घंटे मेंस पढ़ते रहेंगे। और मेंस में ये और ये पहले तैयार कर लेंगे, आंसर राइटिंग सहित तैयार कर लेंगे, सारी शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। अब ये सारे टारगेट स्पष्ट हो गए। अब कौन सा टारगेट पूरा करने के लिए कितना समय हमारे पास है, फिर उसको जो मिनिएचर गोल्स है आपके, स्मॉलेस्ट गोल्स है, उसमें लाएंगे। कि पहले बना 2 साल का टारगेट, फिर उसको रिड्यूस किया 6-6 महीने के 4 हिस्सों में, उसे रिड्यूस किया 1-1 महीने के स्तर पर, उसे रिड्यूस किया 1-1 सप्ताह के स्तर पर, और अंत में 1 दिन के स्तर पर। आपको पता है कि अगर मुझे मई में एग्जाम देना है 31 मई को, तो दिसंबर के अंत तक ये हो जाना चाहिए। और दिसंबर के अंत तक ये हो जाए, इसका मतलब है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, और 3-4 दिन एक्स्ट्रा स्पेयर लेके चलेंगे। कोई इमरजेंसी आ गई, नहीं पढ़ पाए, 2 दिन तबियत खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल टारगेट सेटिंग। इतना अमानवीय नहीं बनाना चाहिए कि बीच में तबियत भी खराब हो गई, टेंशन में तबियत खराब हो गई, छूट गया और छूट गया मेरा, ये नहीं, पता लगा उस चक्कर में तबियत खराब हो गई। तो फ्लेक्सिबल टारगेट्स की 1 आध दिन 2-4 घंटे नहीं मैनेज हो पाया तो भी इतना स्कोप रहे कि मैनेज हो जाए। और जो व्यक्ति डेली टारगेट वीकली, मंथली, बाई ईयरली बना के रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है, अचीवेबल रखता है, और ठीक से उनको पूरा करता जा रहा है, तो उसके अंदर परसेवरेंस तो अच्छा होगा ही होगा, उसकी सफलता की संभावना किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होगी। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। और आपको रोज का पता हो कि आज शाम तक कितना पढ़ लिया, यानी कि ठीक चल रहा है। एक दिन कम पढ़ पाए 1 घंटा, तो आपको पता है कि 1 घंटा पीछे चल रहा हूँ, इस सप्ताह में दिक्कत आ जाएगी, नेक्स्ट डे अपने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के कवर कर लिया उसको। और ऐसे करते करते चीजें कवर कर रहे हैं तो बनते हैं ये, समझे बबुआ? ऐसे ये परसेवरेंस का है जो आप गोल मेकिंग करेंगे, इस तरह से करेंगे। बस इन सब चीजों को कर देंगे तो परसेवरेंस को सीख लेंगे।